हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास की इस क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे जल निकास मींस ड्रेनेज। ठीक है, तो हम देखते हैं जल निकास की प्रणालियां, देखते हैं सिस्टम्स देखते हैं। तो ड्रेनेज के सिस्टम देखते हैं। तो मुख्यतः हमें जल निकास जो होती है कि प्रणाली मुख्यतः तीन टाइप में इसको देखने को मिलती है। तो जल निकास की प्रणाली, पहला उसमें हो जाएगा प्राकृतिक प्रणाली। जो प्राकृतिक प्रणाली होती है, जल निकास की प्रणालियां देख रहे हैं हम, ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं। तो जो पहला हमारा हो जाएगा प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा होगा ग्रिडी रोन प्रणाली और तीसरा होगा हेरिंग बोन प्रणाली। तो जो जल निकास की प्रणाली होती है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो हमें मुख्यतः तीन रूप में देखने को मिलती है ये प्रणाली। तो इसमें पहला प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा है ग्रिडी रोन प्रणाली और तीसरा है हेरिंग बोन प्रणाली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्राकृतिक प्रणाली से। तो प्राकृतिक प्रणाली में जो जल निकास की जो नालियां बनती हैं जिससे जल बाहर निकलता है खेतों से, तो जल निकास की जो नालियां बनती है प्राकृतिक प्रणाली में, वह खेत के ढाल के अनुसार ही बनती है। ठीक है, इस प्राकृतिक प्रणाली में जल निकास की जो नालियां बनती हैं वो खेत के ढलान के अनुसार बनती है। तो वो होती है प्राकृतिक प्रणाली, जिसमें खेतों के ढाल के अनुसार नालियां बनाई जाती है जल निकास के लिए। दूसरा पढ़ेंगे हम ग्रिडी रोन प्रणाली। तो ग्रिडी रोन प्रणाली में क्या होता है, खेत के निचले हिस्से में मुख्य जल निकास नालियां होती है। खेत के निचले हिस्से में मुख्य जल निकास की नाली होती है। उसमें जो पूरे खेत के सहायक नालियां आकर उस मुख्य नाली में जुड़ती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ग्रिडी रोन प्रणाली में जो जल निकास की नालियां होंगी, तो जो पूरे खेत के निचले हिस्से में मुख्य जो जल निकास की नालियां होगी, उससे पूरे खेत की सहायक नालियां आकर मिलेंगी। ठीक है, तो जो सहायक नालियां होती हैं वो काफी छोटी होती है, काफी लंबी होती है। ठीक है, जो सहायक नलियां होती हैं वो काफी लंबी होती है। तो ग्रिडी रोन प्रणाली ये था जिसमें निचले हिस्से में मुख्य नाली होगी जिससे पूरे खेत की सहायक नालियां आके मिलेंगी, और जो सहायक नालियां होंगी वो काफी लंबी होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम देखते हैं हेरिंग बोन प्रणाली। तो हेरिंग बोन प्रणाली में क्या होता है, जो खेत रहता है उसके निचले हिस्से में, मतलब उसके जो बीच में उसका मुख्य नाली होता है। ठीक है, बीच में खेत के उसमें क्या पूरे निचले हिस्से में था ना, इसके खेत के बीच में मुख्य नाली होती है, इससे पूरे खेत की सहायक नालियां आकर मिलती हैं। उसके बाद क्या हो, जो ये होती है हेरिंग बोन प्रणाली की, वो ग्रिडी रोन प्रणाली से अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसकी जो नालियां होती हैं वो ग्रिडी रोन प्रणाली की नालियों से अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। और इसमें देखने को मिलता है जो हेरिंग बोन प्रणाली है, इसमें जो मुख्य निकास नलियां होती है वो सहायक नलियों से जो जल होता है वो मुख्य नाली में आता है, फिर उससे जल बाहर चला जाता है। तो हेरिंग बोन प्रणाली में उसके खेत के बीच में मुख्य नाली होगी, उससे सहायक नलियां आकर मिलेंगी, और जो इसकी जो नलियां होंगी वो ग्रिडी रोन प्रणाली से छोटी होती हैं। और इसमें देखने को मिलता है जो हेरिंग बोन प्रणाली, इसमें देखने को मिलता है कि ये जो प्रणाली में जो सहायक नलियों से जो जल आता है वो मुख्य नाली से होते हुए खेत से बाहर चला जाता है। तो जल निकास ड्रेनेज में हमने ड्रेनेज सिस्टम देख लिया। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जल निकास की विधियां। जल निकास की विधियां, मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज का मेथड्स देखेंगे, जल निकास की विधियां देखते हैं। तो जल निकास की मुख्यतः दो विधियां हमें देखने को मिलती है। कितनी? दो विधियां हमें देखने को मिलेगी, जिसमें है जल निकास की मुख्यतः दो विधियां में देखेंगे। पहला है
सतह जल निकास विधि और दूसरा हो जाएगा भूमिगत या अधोसतही विधि। ठीक है, जल निकास की विधियां देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, तो उसमें हम मुख्यतः दो मेथड्स देखने को मिलते हैं, दो विधियां देखने को मिलती है, सतही जल निकास विधि और दूसरा भूमिगत या अधोसतही विधि। स्टार्ट करते हैं हम सतही जल निकास विधि से। तो जो सतही जल निकास विधि क्या होता है, ये जो इसमें इस प्रकार की जो नालियां होती हैं, इसमें क्या होगी, मृदा के ऊपरी भाग, ठीक है, मृदा के ऊपरी भाग में 1 फीट या फिर 30 सेंटीमीटर गहरी इसमें नालियां बनी होती हैं। जो सतही जल निकास विधि में जो नलियां बनेंगी वो मृदा के ऊपरी भाग, ऊपरी पृष्ठ के 1 फीट या फिर 30 सेंटीमीटर की गहराई पर बनती है। ठीक है, इस प्रकार की जो नलियां होती है ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकरी होती हैं। ठीक है, जो सतही जल निकास की विधि में जो नलियां होंगी वो ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकरी होती हैं। तो इस सतही जल निकास विधि में हमें और तीन प्रकार की नलियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम 3 प्रकार की नलियां को देखेंगे। पहला होगा अस्थाई नालियां, दूसरा होगा स्थायी नालियां और तीसरा होगा कट आउट नालियां। तो इसमें सतही जल निकास विधि के में पहला हम स्टार्ट करते हैं अस्थायी नलियां से। तो अस्थायी नलियां क्या होती हैं, इस प्रकार की जो नलियां होगी वो मृदा में, भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पे बनाई जाती है। जो अस्थायी नलियां होती हैं वो मृदा या फिर भूमि जो होती है उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर बनाई जाती है। और ये जो नलियां होती है वो वर्षा ऋतु के पूर्व ही बनाई दी जाती है। जो अस्थायी नलियां होती है, जो वर्षा ऋतु होती है, बरसात का मौसम होता है, उसके पूर्व ही बना दिया जाता है और बरसात खत्म होने के बाद, वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद ही इसे नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसे अस्थायी नलियां कहते हैं ना। ठीक है, तो उसके पूर्व बनाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद उसे नष्ट कर देते हैं। इसके स्थान पर इसके अलावा क्या किया जाता है, जब अधिक वर्षा हो जाती है, अधिक बारिश हो जाती है, तब क्या किया जाता है, अस्थायी नलियां के स्थान पर 1 से 1.5 से 2 मीटर या फिर 30 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्यारियां बनाई दी जाती है। ठीक है, क्या क्यारियां, कितना, 1.5 से 2 मीटर के लंबाई पे और क्या बताया, 30 से 90 सेंटीमीटर के ऊंचाई पे क्यारियां बनाई दी जाती है। अगर अधिक वर्षा होती है तो इनके स्थान पर क्यारियां बना दी जाती है। और ये अस्थायी नलियां होती है वो क्या होती है, कच्ची होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अस्थायी नलियां। दूसरा हम देखते हैं स्थायी नलियां। तो स्थायी नलियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पे क्या किया जाता है, जो इस प्रकार की नालियां बना दी जाती है। अधिक जहाँ पे जल निकास की समस्या हमेशा नियमित समस्या बनी रहती है, क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकास की समस्या हमें हमेशा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या ईंट व पत्थरों से स्थायी नालियां बनाई दी जाती है जिससे जल निकास हो सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि होती है, उसका वो योग्य भूमि के नष्ट हो जाती है इस नालियां को बनाने के लिए। क्योंकि जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकास की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो वहाँ स्थायी नालियां बनाई जाती है जो ईंटों पत्थरों से बनाई दी जाती है और जो अधिक स्थान घेर लेते हैं कृषि योग्य भूमि का, जिससे बहुत सारा स्थान उसका वेस्ट हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कट आउट नलियां। तो कट आउट नलियां क्या होती हैं, कट आउट नलियां में हम देखते हैं कि अगर जो नहर है उसका धरातल खेत से ऊंचा है,
ठीक है। तो अगर जो नहर का धरातल वो खेत से ऊंचा है तो क्या होगा, जो नहर का पानी और इस का खेतों में आता रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि उसका धरातल खेत से ऊंचा है, बड़ा है, तो उसका धरातल से उसका वहाँ का पानी रिस कर खेतों में आता रहेगा, जिससे खेत हमेशा जलमग्न होगा, उसमें जल भरा ही रहेगा। और अधिक जल भी क्या होता है, फसलों के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए। तो खेत जलमग्न रहेगा क्योंकि वहाँ का पानी, नहर का धरातल ऊंचा होने से वो पानी खेत में आता रहेगा, जलमग्न रहेगा, जो हानिकारक रहेगा फसलों के लिए। तो कट आउट नालियाँ में क्या होती हैं, 1 से 1.5 मीटर की लंबाई पे, 1 से 1.5 मीटर लंबाई पे और 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई पे नालियां बनाई दी जाती है खेतों की, जिससे जो अतिरिक्त जल है वो खेतों से बाहर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की नलियां को बोलते हैं हम कट आउट नलियां। तो जल निकास की विधियां में हमने पहला देखा था सतही जल निकास विधि, उसके हमने 3 टाइप्स की नलियां देखना था मुख्यतः, जिसमें अस्थायी नलियां, स्थायी नलियां और कट आउट नलियां थी। अब इस जो सतही जल निकास विधि की जो नलियां है उसको बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए वो देखते हैं कि इसमें क्या सावधानी, इस नलियां को बनाते समय हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस नालियां में, प्रत्येक नालियां में क्या करनी, 30 मीटर की हर नाली, प्रत्येक नालियों के 30 मीटर की दूरी में 5 सेंटीमीटर का ढलान होना चाहिए। हर जो प्रत्येक नालियां इसमें बनेगी उसमें 30 मीटर की लंबाई पे 5 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए, ढलान होना चाहिए। और जो हल्की रेतीली भूमि होगी वहाँ पे 40 से 50 मीटर की दूरी पे, और जो चिकनी भूमि होगी, चिकनी मिट्टी वाली भूमि होगी, वहाँ 20 से 25 मीटर की दूरी पर ही बनना चाहिए, एक दूसरे से दूरी रहनी चाहिए, ठीक है, नालियाँ की। अब देखते हैं जो सहायक और मुख्य जो जल निकास की नलियाँ होगी वो सीधी व लंबी होनी चाहिए। जो सहायक और मुख्य नली होगी वो सीधी व लंबी होनी चाहिए। सहायक नलियाँ ऊपर होंगी और मुख्य नलियाँ नीचे होंगी, ठीक है। जो सहायक नलियाँ होंगी वो ऊपर होंगी और मुख्य नलियाँ नीचे की ओर होनी चाहिए। भूतल से कम 30 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, ठीक है। जो भूतल होगा उससे 30 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए और सहायक नलियाँ ऊपर होंगी और मुख्य नलियाँ नीचे होंगी। तो ये सब बातों का इस प्रकार, इस सतही जल निकास विधि में जब जल निकास की जो हम नलियाँ बनाएंगे तो इस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं भूमिगत या अधोसतही विधि, ठीक है। तो जल निकास की विधियों में दूसरा विधि होगा भूमिगत या अधोसतही विधि। भूमिगत मीन अधोसतही विधि में नलियाँ कैसी होंगी, जहाँ उनका उपयोग, इस प्रकार की विधि का उपयोग वहाँ होगा जहाँ पर जो मृदा का जो ढलान होगा, अधिक मृदा ढलान होगा, वो 1.5% से अधिक होगा, ठीक है। 1.5% से अधिक मृदा ढलान वाले जगह पर इस प्रकार की विधि का उपयोग होगा, भूमिगत या अधोसतही विधि का। जहाँ अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ 3 से 6 फीट की गहराई पे, ठीक है, 3 से 6 फीट मतलब 90 से 180 सेंटीमीटर की गहराई पे नालियाँ बनाई दी जाती है। इसे ही भूमिगत या अधोसतही विधि कहते हैं। ये जो भूमिगत या अधोसतही विधि है उसमें जो नलियाँ होती हैं जल निकास के साथ साथ भूजल के स्तर को भी कम करती हैं, ठीक है। जो भूमिगत या अधोसतही विधि में क्या होगा, जो नलियाँ होगी वो तो जल निकास का कार्य करेगी ही, साथ ही भूजल के स्तर को कम करती हैं। तो इस आधार पर हमें इसमें 5 प्रकार की नलियाँ देखने को मिलती है। हमने सतही जल निकास विधि में 3 टाइप्स की नलियाँ पढ़ी थी, इसमें 5 टाइप की नलियाँ देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें स्टोन ड्रेन से। पहला होगा स्टोन ड्रेन्स या रबल ड्रेन्स। दूसरा टाइल्स ड्रेन्स। तीसरा होगा मोल ड्रेन्स। चौथा पोल ड्रेन्स। पांचवा होगा पाइप ड्रेन्स।
तो भूमिगत या अधोसतही विधि हमने देख लिया। तो उसमें मुख्यतः 5 प्रकार की नालियां देखने को मिलती है। तो पहला हो गया स्टोन ड्रेन्स या रबर ड्रेन, दूसरा टाइल्स ड्रेन्स, तीसरा मोल्ड ड्रेन्स, चौथा पोल ड्रेन्स और पांचवा पाइप ड्रेन्स। तो क्या होता है, स्टार्ट हम करते हैं स्टोन ड्रेन्स या रबर ड्रेन्स से। तो जो स्टोन ड्रेन्स होता है वो किसका बना होता है, इस प्रकार की जो नालियां होती हैं वह चौकोर या फिर वी आकार के ईंट व पत्थरों से मिलकर बनी होती हैं। इस प्रकार की जो नालियां होंगी वो चौकोर या फिर वी आकार के जो पत्थर व ईंटों से मिलकर बनी होती है। ये जो नालियां एक दूसरे से 4.5 या 10 मीटर की दूरी पर बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार की जो नलियां होंगी वो 4.5 से लेकर 10 मीटर की दूरियां पर बनी होती हैं। और जो स्टोन ड्रेन्स विधि होती है, इसमें स्टोन ड्रेन्स के अंदर जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे चिकने पत्थर भर दिए जाते हैं। स्टोन ड्रेन्स के अंदर छोटे छोटे चिकने गोल पत्थर भर दिए जाते हैं और इसे बंद कर दिया जाता है। तब इसे हम बोलते हैं रबर ड्रेन्स। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोन ड्रेन्स या फिर रबर ड्रेन्स। अब हम देखते हैं आगे टाइल्स ड्रेन्स। तो टाइल्स ड्रेन्स क्या होता है, टाइल्स ड्रेन्स में 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी व 7 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले छिद्रित टाइल्स का बना होता है। जो टाइल्स ड्रेन्स में जो नलियां बनेंगी वो 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी और 7 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली छिद्रित टाइल्स का बना होता है। तो इस प्रकार की जो नलियां होती हैं वो 4 से 9 मीटर की दूरी, एक दूसरे से 4 से 9 मीटर की दूरी पर बनती हैं इस प्रकार की नलियां। और प्रत्येक जो नलियां होंगी वो 30 मीटर की लंबाई पे 5 सेंटीमीटर का ढलान करती है। अब आगे बढ़ते हैं हम मोल्ड ड्रेन्स। तो जो मोल्ड ड्रेन्स रहती है वो क्या होती है, मोल्ड ड्रेन्स जो रहती है वो 8 से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। अब मोल्ड ड्रेन्स में जो नलियां होती हैं मोल्ड ड्रेन्स की जो नलियां होती हैं वो 8 से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली भूमिगत नलियां होती हैं और जो ये मिट्टी पलट हल द्वारा बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं पोल ड्रेन्स। तो पोल ड्रेन्स में क्या होता है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से फिट करके ये नलियां बनाई जाती है। जो पोल ड्रेन्स रहता है वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को फिट करके बनाया जाता है और ये 80 से 90 सेंटीमीटर की गहराई पे पाई जाती है। ये पोल ड्रेन्स होता है जो। अब हम देखते हैं पाइप ड्रेन्स। तो पाइप ड्रेन्स में क्या होता है, जो सीमेंट व लोहे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले सीमेंट या लोहे के पाइप से बनाई जाती है पाइप ड्रेन्स। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या था, जल निकास की विधियां, मेथड्स थे ड्रेनेज के, जिसमें हमें मुख्यतः 2 विधियां पढ़नी थी, सतही जल निकास विधि, भूमिगत या अधोसतही विधि। तो सतही जल निकास विधि क्या होती है इसे हमने देखा। इसमें 3 प्रकार की नलियां हमने देखी, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी हमने देखा। भूमिगत अधोसतही विधि देखी, इसमें 5 प्रकार की नलियां हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक। तो जो जल निकास गुणांक है ड्रेनेज कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो जल निकास गुणांक मीन्स निश्चित क्षेत्रफल में, किसी निश्चित क्षेत्रफल में 24 घंटे में पानी की वह मात्रा जो बाहर की जाती है, बहकर बाहर हो जाती है, उसे हम उस क्षेत्रफल का जल निकास गुणांक, ड्रेनेज कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो जल निकास गुणांक क्या होता है, वो ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या होता है, तो किसी निश्चित क्षेत्रफल में 24 घंटे में पानी की वह मात्रा जो बहकर बाहर कर दी जाती है वह उस क्षेत्रफल का जल निकास गुणांक, ड्रेनेज कोएफिशिएंट कहलाता है। इसका सूत्र होगा निश्चित क्षेत्रफल में 24 घंटे में निष्कासित जल की मात्रा डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। ठीक है, तो जल निकास गुणांक निश्चित क्षेत्रफल में 24 घंटे में निष्कासित जल की मात्रा, और जो क्षेत्रफल होगा उसको किस में देखेंगे, वर्ग
मीटर में, ठीक है। तो ये था हमारा जल निकास गुणांक, ड्रेनेज कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास में आज के क्लास में हमने देखा है ड्रेनेज को। तो जल निकास क्या होता है, तो ड्रेनेज सिस्टम देखा है, जल निकास की प्रणालियाँ, जिसमें 3 प्रणाली को हमने देखा है कि कैसे नलियाँ बनाई जाती, किस आधार पर। फिर हमने उसे जल निकास की विधियाँ मेथड्स देखे, ठीक है। लास्ट में हमने जल निकास गुणांक देखा, ड्रेनेज कोएफिशिएंट देखा, उसका फॉर्मूला उसका कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी जल निकास गुणांक को, कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बचे हैं इस चैप्टर के, तो उसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।